राम राम एवरीबॉडी। मैं रोशन लाल यादव आप सभी का मेरे YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम परसेंटेज पार्ट सीरीज को धीरे धीरे करके आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए, अभी तक हमने पार्ट 32 डिस्कस कर चुके हैं। ये 33वां पार्ट है और इसमें हम परसेंटेज के वेन डायग्राम के कंसेप्ट से कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। पिछले वीडियो में भी हमने इसी बारे में डिस्कस किया था कि वेन डायग्राम का यूज करके हम बड़े बड़े क्वेश्चनों को कैसे बहुत ही छोटी विधि से बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है। मैंने कहा था रीजनिंग में भी काम आता है वेन डायग्राम, और यहाँ पर भी हम मैथ के क्वेश्चनों में कैसे वेन डायग्राम का यूज करके हमारे क्वेश्चन को कम से कम समय में अटेंड कर सकते हैं, वो सब देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको प्रमोट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। इंग्लिश में देखते हैं क्वेश्चन को। इन ए विलेज ईच ऑफ द 50% ऑफ फैमिलीज हैज ए काउ, ईच ऑफ द 20% ऑफ फैमिलीज हैव buffalo, and each of the 10% of the families has both a cow and a buffalo. In all, there are 90 families in the village. How many families do not have a cow or buffalo? ये क्वेश्चन है। हिंदी में देखते हैं। एक गांव में 50% परिवार है जिनके 50% परिवारों में से प्रत्येक के पास एक गाय है, 20% के पास एक भैंस है और प्रत्येक 10% के पास दोनों गाय तथा भैंस है। यदि कुल 90 परिवार हो तो कितने परिवारों के पास गाय या भैंस नहीं है? तो गांव में ऐसा होता है, कई परिवार होते हैं जो गाय रखना पसंद करते हैं, कई परिवार होते हैं जो भैंस रखना पसंद करते हैं। ठीक है, कुछ परिवार ऐसे हैं जो दोनों ही रखना पसंद करते हैं और कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो कुछ नहीं रखते हैं। ठीक है, तो हमें सवाल के लैंग्वेज के अनुसार जो वेन डायग्राम तैयार करेंगे हम हमारे पास दो ही है, या तो भैंस है या गाय है। ठीक है, अगर मैं ये मानता हूं कि ये जो है मेरा सर्किल ये काऊ को रिप्रेजेंट कर रहा है, गाय को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो सर्किल है ये बफेलो को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, भैंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 50% परिवार ऐसे हैं जिनके पास गाय है, उसके बाद 20% परिवार ऐसे हैं जिनके पास भैंस है, और 10% परिवार ऐसे हैं जिनके पास दोनों चीजें हैं। मैंने कल भी बताया था आपको कि कैसे हमारे को वेन डायग्राम का यूज करना है। ये जो पार्ट है ना, ये वाला इंटरसेक्शन का, ये इंटरसेक्शन बोलते हैं इसको। ये वाला पार्ट दोनों को रिप्रेजेंट करता है। मान लो कि ये कुछ भी है, जैसे मान लो कि ये गाय और भैंस का तो ये कंसेप्ट है, तो ये जो पार्ट है ये दोनों को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब मान लो ये काऊ है, ये बफेलो है, तो ये जो पार्ट है ना बीच वाला बफेलो, ये जो है इंटरसेक्शन का पार्ट है, ये दोनों को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ गाय भी है भैंस भी है, यहाँ सिर्फ इधर इधर सिर्फ गाय है और इधर इधर सिर्फ भैंसे हैं। ठीक है, तो मैंने कल अच्छे से बताया था। चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। वो कह रहा है कि 10% के पास भैंस भी है और गाय भी है, तो 10% ऐसे परिवार हैं जिनके पास भैंस भी है और गाय भी है। ठीक है, हम ये मान रहे हैं कि 100% को लेके हम चल रहे हैं। ठीक है, 100% को लेके चल रहे हैं कि 100% परिवार है गांव में, उनमें से 10% परिवार ऐसे हैं जिनके पास दोनों चीजें हैं, गाय भी है भैंसे भी हैं। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये वाला इंटरसेक्शन का, ये दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि 50% परिवार ऐसे हैं जिनके पास गाय है, एक गाय है। ठीक है, तो दोस्तों अगर 10% तो दोनों हो गए, तो काऊ कितनी है टोटल हमारे पास? 50%। तो बची कितनी? 40%। 40 यहाँ हो गया। उसके बाद कह रहा है कि 20% के पास भैंस है, तो 20% के पास भैंस है तो 10 तो दोनों हो गए, तो 10 ही बचा। मतलब ये 10% परिवार ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ भैंस है, ये 40% ऐसे परिवार हैं जिनके पास सिर्फ गाय है, और ये 10% परिवार ऐसे हैं जिनके पास भैंस भी है और गाय भी है, दोनों है। तो टोटल 60% परिवार हो गए। 40 10 50 और 10 60, तो 100 में से 60% परिवार तो ऐसे हो गए जिनके पास क्या है?
मतलब या तो गाय है या भैंस है या दोनों है, मतलब कुछ ना कुछ है उनके पास। तो 60% परिवार अगर मैं घटाता हूँ 100 में से, तो 40% परिवार मेरे पास बचते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। और क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि कुल कितने ऐसे परिवार हैं जिनके पास गाय या भैंस कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो बहुत आसान है। टोटल 90 परिवार है, तो 90 परिवार का 40% होता है 2/5। तो 5 एकम 5 4 5 40 18 19 36। तो 36 परिवार ऐसे आ गए जिनके पास कुछ भी नहीं है, ना तो भैंस है ना गाय है। ठीक है, अब ये ऑप्शन है हमारे 35 37 37 जो भी है, तो ये 36 हमारे क्या होगा, सवाल का आंसर होगा। 36 परिवार ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ पर देखें लैंग्वेज और क्या क्या बन सकती है वो मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन अगर ये पूछता है कि कितने परिवार ऐसे हैं जिनके पास गाय और भैंस दोनों है, गाय और भैंस दोनों है। ठीक है, काउ एंड बफेलो आर, काउ एंड बफेलो आर बोथ। ठीक है, दोनों परिवार ऐसे, मतलब दोनों जानवर अवेलेबल हैं। तो 10% परिवार ऐसे हैं, 10% परिवार ही ऐसे हैं जिनके पास गाय है और भैंस है, दोनों अवेलेबल है। तो 90 का 10% कितना होगा, 9। तो 9 परिवार ऐसे हैं जिनके पास गाय और भैंस दोनों है। अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि गांव में ऐसे कितने परिवार हैं जिनके पास सिर्फ गाय है, सिर्फ गाय है, तो 40% परिवार ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ गाय है। ठीक है, और 40% अगर आप इसका निकालें, 90 का 40% अगर आप निकालते हैं तो वही आता है भाई, 90 का 40% 2/5 36, 36 परिवार ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ गाय है। अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि गांव में ऐसे कितने परिवार हैं जिनके पास सिर्फ भैंस है, सिर्फ भैंस, ओनली बफेलो। ठीक है, तो 10% परिवार ही हैं जिनके पास सिर्फ भैंस है। ठीक है, तो 90 का 10%, 9 परिवार हो गए, 9 परिवार ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ भैंस है। ठीक है, और ये परिवार अभी मैंने बताया आपको, ये दोनों को रिप्रेजेंट करेंगे, भैंस और गाय दोनों अवेलेबल है इनके पास। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन शायद आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो वेन डायग्राम से मैक्सिमम कितनी लैंग्वेज एग्जामिनर पुट कर सकता है, कहां तक एग्जामिनर मैक्सिमम से मैक्सिमम लैंग्वेज डाल सकता है क्वेश्चन में। अब हम उस टाइप के क्वेश्चंस पर काम कर रहे हैं। पिछले वीडियोज में हम देखे थे, बहुत ही इजी इजी क्वेश्चंस लिए थे हमने वेन डायग्राम के, और उसके बाद भी एक क्वेश्चन हल्का सा लिया था। लेकिन अब जो मैंने जो क्वेश्चन लिया है उसमें एग्जामिनर की मैक्सिमम जो लैंग्वेज है, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, उसमें मैक्सिमम ये लैंग्वेज एग्जामिनर रख सकता है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं कि एग्जामिनर की और क्या अप्रोच हो सकती है क्वेश्चंस में। हिंदी इंग्लिश में शुरुआत देखते हैं क्वेश्चन की। इन एन एग्जामिनेशन, ठीक है, इन एन एग्जामिनेशन 45% ऑफ स्टूडेंट्स 45% स्टूडेंट्स फेल्ड इन मैथ, 40% of the students failed in English, 40% of the students failed in Hindi. If 20% students failed in math and English, 15% of the students failed in English and Hindi, 20% of the students failed in math and English, and 10% of the students failed in all the three subjects, math, English and Hindi. Then find the percentage of students who passed in all three subjects. हिंदी में देखते हैं, एक परीक्षा में 45% छात्र हैं जो गणित में फेल हो गए, 40% छात्र हैं जो अंग्रेजी में फेल हो गए, 40% छात्र हिंदी में फेल हो गए। यदि 20% छात्र गणित और अंग्रेजी में फेल हुए, 15% छात्र अंग्रेजी और हिंदी में फेल हुए,
20% छात्र ऐसे हैं जो गणित और हिंदी में फेल हो गए। 10% छात्र ऐसे हैं जो सभी विषयों में पास हो गए। तीनों विषय जो हमारे गणित है, और तीनों से कौन से हैं देख लो, गणित है और हिंदी है और अंग्रेजी है, इन तीनों में ही फेल हो गए हैं। 10% छात्र तो ऐसे हैं, अनुत्तीर्ण हो गए। देखिए, ये शुद्ध हिंदी है, अनुत्तीर्ण और उत्तीर्ण, पास होना, अनुत्तीर्ण फेल होना। ठीक है, तीनों विषयों में उत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। तो इस तरीके से एग्जामिनर मैक्सिमम ये लैंग्वेज है कि एग्जामिनर 3 के सेगमेंट में, 4 के सेगमेंट में डाल करके आपसे क्वेश्चन पुट करे। ठीक है, तो चलिए वो भी देख लेते हैं ताकि आपको कोई डाउट ही ना रहे, चाहे आप 2 का है चाहे 3 का है, आप बहुत ही इजीली क्वेश्चंस बना रहे हो वहां पर। तो मेरी यही अप्रोच है कि मैं इसलिए मैं जरूर रखता हूँ एक बढ़िया, मतलब क्वेश्चंस बढ़िया भी रखता हूँ, इसीलिए उसी कंसेप्ट का, ताकि आपकी अप्रोच वहां तक बने जहां तक एग्जामिनर ने अभी रखा ही नहीं है। ठीक है, वहां तक भी हम ले। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। दोस्तों, इसमें काफी कुछ कंसेप्ट हैं वो डिस्कस होंगे। पहला कंसेप्ट तो यही है कि एक परीक्षा में 45% छात्र गणित में फेल हो गए हैं। ठीक है, 40% छात्र ऐसे हैं जो अंग्रेजी में फेल हो गए हैं और 40% छात्र हिंदी में फेल हो गए हैं। ठीक है, अब कई बच्चे क्या करेंगे कि सर वो जोड़ेंगे कि सर 45% प्लस 40% और प्लस 40%। तो इस तरीके से सर आपने 40 40 80 और 45 कितना हो गया, 125। आपने तो सर 125% छात्र बना दिए हैं। पहला डाउट क्वेश्चन, पहला डाउट जो है स्टूडेंट्स के मन में यही आता है कि ये तो सर आपने 125% बना दिया स्टूडेंट्स की संख्या, जबकि स्टूडेंट तो 100% ही हो सकता है मैक्सिमम कोई भी कक्षा में, तो आप 125% कैसे बना दिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका एक डाउट आएगा मुझे पता है, इसलिए मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ आपको। देखिए दोस्तों, एग्जामिनर जो है वो ये कह रहा है कि 45% छात्र ऐसे हैं जो गणित में फेल हो गए हैं। ठीक है, 40% छात्र ऐसे हैं जो अंग्रेजी में फेल हो गए हैं और 40% छात्र ऐसे हैं जो हिंदी में फेल हो गए। ठीक है, मतलब कहने का ये हुआ कि 40% छात्र हिंदी में फेल हो रहे हैं, तो हो सकता है कि वो दूसरे सब्जेक्ट में पास हो या फेल हो, लेकिन हिंदी में कुल मिलाकर के उसको बाकी सब्जेक्ट से मतलब नहीं है। 45% छात्र जो गणित में फेल हुए हैं उनको हिंदी और अंग्रेजी से मतलब नहीं है। इस वैल्यू को वो ये कह रहा है कि 45% छात्र तो प्योरली ऐसे हैं जो गणित गणित में फेल हुए हैं। ठीक है, 40% छात्र ऐसे हैं जो अंग्रेजी में फेल हो गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 40% स्टूडेंट्स, 100 का 40% जितने भी होंगे वो अंग्रेजी में फेल हुए हैं। उनको यहाँ गणित से और हिंदी से कोई मतलब नहीं है, वो चाहे हिंदी में पास हुए हैं, चाहे गणित में पास हुए हैं, या गणित में फेल हुए हैं या हिंदी में फेल हुए हैं। ठीक है, उसके बाद लैंग्वेज है, 40% छात्र हैं हिंदी में फेल हो गए। अब 40% जो स्टूडेंट्स हिंदी में फेल हो गए उनको गणित से और अंग्रेजी से कोई भी डेटा यहाँ पर नहीं है। वो सिर्फ ये एग्जामिनर ये शो कर रहा है क्वेश्चन के द्वारा कि 40% स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिंदी में तो फेल हो चुके हैं। ठीक है, बाकी में हो सकता है कि वो पास हो गए हो कोई सब्जेक्ट में, मैथ में पास हो गए हो, इंग्लिश में पास हो गए हो, या फिर दोनों में ही फेल हो गए हो, उसका कोई डेटा नहीं है। लेकिन वो ये कहना चाह रहा है कि 40% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपने हिंदी में फेल हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये इंडिविजुअल डेटा है। आप 45% को देख करके ये नहीं बता सकते, इन बच्चों को देख करके आप इतना बता सकते हैं कि ये बच्चे सिर्फ गणित में फेल हो गए हैं। बाकी हो सकता है कि ये दोनों विषयों में और भी फेल हो गए हों। ये भी हो सकता है कि वो एक सब्जेक्ट पास कर गए, अंग्रेजी पास कर गए हों ये वाले बच्चे, हिंदी पास नहीं कर पाए हों। इसका उल्टा भी हो सकता है कि गणित में तो फेल हो गए लेकिन क्या पता हिंदी में फेल हो गए हों, अंग्रेजी पास कर गए हों। तो इस तरीके से ये सेपरेट डेटा है, आप इसे सेपरेट लीजिए। ठीक है, आप इनको कंबाइन करके जोड़ेंगे तो 100 से ज्यादा जाएगा। उसका रीजन मैंने आपको बताया कि सेपरेट डेटा है। ये डेटा गणित गणित का है, ये डेटा अंग्रेजी का है और ये डेटा हिंदी का है। ठीक है, सेपरेट है ये। उसके बाद कंबाइंड डेटा दे रहा है वो कि 20% छात्र ऐसे हैं जो गणित और अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं। 20% स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो दोनों विषयों में गणित और अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा 15% छात्र, एक कंबाइंड डेटा है फिर, इस अंग्रेजी और हिंदी में फेल हो रहे हैं, और 20% छात्र ऐसे हैं जो गणित और हिंदी में फेल हो रहे हैं। ठीक है,
ये हमारा आ गया कंबाइंड डेटा। इसके अलावा लैंग्वेज और बनाई है एग्जामिनर ने, उसने कहा है कि 10% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। ठीक है, 10% ऐसे छात्र हैं जो तीनों विषयों में ही फेल हो गए हैं। ये एक कंबाइंड लैंग्वेज और बना दी एग्जामिनर ने। ठीक है, तो हमारे को पता है कि जितने कितने सब्जेक्ट हैं 3, तो गोले कितने बनेंगे वेन डायग्राम के? 3 ही बनेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। जैसे अगर मैं ये मानता हूं तो 2 गोलों का तो हम ऐसे बनाते थे, 3 गोलों को कैसे बनाएंगे भाई? ऐसे बना लेंगे। 3 गोलों का कंसेप्ट मैंने समझाया नहीं आपको, चलिए पहले क्वेश्चन ही को बताने से पहले मैं आपको 3 गोलों का कंसेप्ट क्लियर करता हूं। कि जैसे मान लो कि एक ये गोला है, ये गोला है और ये वेन डायग्राम है। ये ए है, ये बी है और ये हमारा सी है। ठीक है दोस्तों, आप इसको अच्छे से समझते हुए चलना कि 3 जो वेन डायग्राम है, 3 जो गोले हैं, इनको हम कैसे सोल्व करते हैं, इसको अच्छे से समझते हुए चलना। हो सकता है कि थोड़ा हमें टाइम ज्यादा लगे, लेकिन चीजें बेहतरीन होंगी, बेहतरीन। ठीक है, आप टाइम को मत देखिए कि मैं इतना टाइम लगा रहा हूँ एक क्वेश्चन को बताने में। मैं आपका कोई भी कंसेप्ट यहाँ पर छोड़ूंगा नहीं, पूरा क्लियर करके ही क्वेश्चन को खत्म करूंगा। तो चलिए, मैं ये मान रहा हूँ आपको कि आपको वेन डायग्राम आता ही नहीं है, वहां बेसिक भी आपको पता नहीं है। मैं फिर बेसिक बताऊंगा, फिर मैंने इस अप्रोच से कैसे क्वेश्चन करेंगे वो भी बताएंगे। ठीक है, तो देखिए, अब ये ए है, ये बी है, ये सी है। देखिए आप, जो अगर आप इस पार्ट को हटा देते हैं, ठीक है, जैसे, ठीक है, जैसे ये है हमारा ए, जो रेड सर्किल है वो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जो हमारा ये ब्लू सर्किल है ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो हमारा ब्लैक सर्किल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सी को। ठीक है, आप सिर्फ इतना देखिए कि ये जो रेड सर्किल है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए को, जो ये ब्लू वाला सर्किल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है बी को, और जो ब्लैक सर्किल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सी को। दोस्तों, मैंने 2 के क्वेश्चन कंसेप्ट में आपको बहुत अच्छे से बताया था कि ये जो सर्किल है ना, ये वाला, अब देखना 3 में ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट ध्यान से देखते हुए चलना। ये वाला जो मैंने हाईलाइट किया है ब्लैक से, ठीक है, ये वाला पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है ए, बी और सी तीनों को। ठीक है, तो जो ये वाला पार्ट है ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है ए, बी और सी एंड सी। ठीक है, ए, बी एंड सी तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है ये जो हाईलाइट किया है मैंने ब्लैक से, ये इतना इतना पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है, मैं मार्कर रख रहा हूं, ये वाला पार्ट ये रिप्रेजेंट कर रहा है तीनों को। इसमें ए भी शामिल है, बी भी शामिल है, सी भी शामिल है। आप खुद देखिए ना, इसमें क्या क्या शामिल है, इसमें ए भी शामिल है और इसमें बी भी शामिल है। तो ये जो पार्ट है हमारा, ये वाला पार्ट, ये ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कहां से कहां तक, ये देखो, ये मैं लाइन खींच रहा हूं, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो मैंने ब्लैक से किया है ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट है वो ए एंड बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप ये देखिए कि बी और सी के बीच में क्या है, ये है, तो ये मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है बी एंड सी को। ठीक है, और ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में ये वाला पार्ट है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा ए एंड सी, सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला जो पार्ट बच गया ना, इधर वाला जो पार्ट बच गया है, ये सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट है, सिर्फ ना ओनली ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इससे इधर पार्ट जो है हमारे पास, ये जो सर्किल है, ये जो लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूं, इससे इधर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है सिर्फ बी को।
ठीक है, ये इधर वाला पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है सिर्फ बी को, और ये नीचे वाला पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है सिर्फ सी को। ये जो पार्ट है मैं आपको फिर हाईलाइट करके बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। ये वाला पार्ट जो है ना, ऐसे वाला, ये वाला हिस्सा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? ये वाला, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सिर्फ और सिर्फ सी को। तो मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया है कि कौन सा पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको समझ में आना चाहिए एक बात। ठीक है, तो जैसे ये वाला एक बार फिर से देख लेते हैं। ये वाला पार्ट तीनों को रिप्रेजेंट करेगा, ए बी सी को। ये ए और बी को रिप्रेजेंट करेगा, ये सिर्फ ए को रिप्रेजेंट करेगा, ये सिर्फ बी को रिप्रेजेंट करेगा, ये ए और सी को रिप्रेजेंट करेगा, ये बी और सी को रिप्रेजेंट करेगा, ये सिर्फ सी को रिप्रेजेंट करेगा, ये सिर्फ ए को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये इन जो तीन जो गोले हैं, इनका जो वेन डायग्राम है उसका बेसिक है ये। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए और समझिए चीजों को। ठीक है, ये कंसेप्ट आपके रीजनिंग में बहुत ही हेल्पफुल होगा। वेन डायग्राम से जब हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे, ठीक है, तो वहां बहुत ही मजे आएंगे इस वेन डायग्राम के कंसेप्ट से क्वेश्चन करने में। ठीक है, तो मैंने बताया आपको इसका बेसिक वेन डायग्राम का, आप इसे तीनों में लीजिए, समझिए। तो चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पर आने के लिए क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। जैसे मैं ये मान लेता हूं कि ये मेरा मैथ का सेगमेंट है, गणित है ये। ठीक है, ये मेरा क्या है? मैथ है। ये वाला गोला मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है अंग्रेजी को। ठीक है, ये मेरा क्या है? इंग्लिश है। और ये वाला गोला मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है हिंदी को, तो ये हो गया मेरा हिंदी को। ठीक है, ये हमारा मैथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इंग्लिश को और ये हिंदी को। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 45% छात्र ऐसे हैं जो गणित में फेल हो गए। मैथ में कितने प्रतिशत छात्र हैं? 45% छात्र। इंग्लिश में कितने प्रतिशत छात्र हैं? 40% छात्र हैं जो अंग्रेजी में फेल हो गए, और 40% छात्र ही ऐसे हैं जो हिंदी में फेल हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पर जाइए। 20% छात्र ऐसे हैं जो गणित और अंग्रेजी में फेल हो गए हैं। गणित और अंग्रेजी को रिप्रेजेंट करेगा ये वाला ब्लॉक, ये वाला, इससे ऊपर ऊपर का, ये जो लाइन है ना, इसके ऊपर ऊपर का रिप्रेजेंट करेगा इस वाला खाना, गणित और अंग्रेजी को। क्या यही गणित और अंग्रेजी को रिप्रेजेंट करेगा? ठीक है, और गणित और अंग्रेजी को रिप्रेजेंट नहीं करेगा क्या? तो ये जो डाउट है ना, ये मेजर डाउट है स्टूडेंट्स के मन में कि सर आपने ये कहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज भी कह रही है कि 20% छात्र ऐसे हैं जो गणित और अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि गणित और अंग्रेजी में जो फेल हो गए वो ये वाले छात्र हो गए। तो भाई ये जो छात्र हैं ये क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पर? तो गणित और अंग्रेजी को रिप्रेजेंट करने के लिए आप देखिए, गणित और अंग्रेजी को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, तो अब आप ये देखिए, जो कंसेप्ट हमने देखा है इसी का ही हम यूज करेंगे। इसमें मैं एक चीज और ऐड करता हूं आपको। दोस्तों कई लोगों के मन में ये डाउट रहेगा कि सर ये वाला जो सेगमेंट है ना, ये वाला सेगमेंट, ये ए और बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बिल्कुल कर रहा है, लेकिन इसमें एक सेगमेंट ऐसा भी आया है जो ए बी और सी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसमें ए भी शामिल है, बी भी शामिल है और सी भी शामिल है। इसमें ए और बी शामिल है। आप इसको इस तरीके से समझिए कि इसमें सिर्फ ए और बी शामिल है, इसमें सिर्फ बी और सी शामिल है, इसमें सिर्फ ए और सी शामिल है, इसमें ए बी सी तीनों शामिल है, इसमें सिर्फ ए शामिल है, इसमें सिर्फ बी शामिल है और इसमें सिर्फ सी शामिल है। ठीक है, अब आप ये देखिए कि अब मैं कहूंगी ए और बी। देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं, यहां पर आपको डाउट क्लियर होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 20% छात्र ऐसे हैं जो गणित और अंग्रेजी में फेल हो गए हैं, ऐसे कुछ करके फिर लास्ट में एक लैंग्वेज डाल रहा है कि 10% छात्र ऐसे हैं जो सभी विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए हैं। तो जो सभी विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए यानी कि मैथ में भी अनुत्तीर्ण हो गए, इंग्लिश में भी अनुत्तीर्ण हो गए, हिंदी में भी अनुत्तीर्ण हो गए, तो इसका जो कॉमन पार्ट है वो क्या है? ये है। तो ये कितना हो गया? 10%। यानी कि 10% ऐसे लोग हैं जो तीनों विषयों में ही फेल हो गए हैं। अब आते हैं लैंग्वेज पर। 20% छात्र गणित और अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं, तो क्या मैं यहां पर 20% लिख दूं क्या?
आप बताओ मुझे, अगर मैं यहाँ पर 20% लिखता हूं तो मेरा क्या होगा? लैंग्वेज गलत, मैं इसका मतलब ये हुआ कि मैंने लैंग्वेज को गलत पढ़ा है। क्यों? इसका रीजन बताता हूं मैं आपको कि जो छात्र 20% छात्र ऐसे हैं जो गणित और अंग्रेजी में फेल हुए हैं, तो आप ये देखिए कि जो छात्र तीनों सब्जेक्ट में ही फेल हो गए हैं, जो मैथ गणित में भी फेल हो गए हैं, अंग्रेजी में भी फेल हो गए हैं और हिंदी में भी फेल हो गए, इसका मतलब वो गणित और अंग्रेजी में तो फेल हुए ही है, हिंदी में एक्स्ट्रा और फेल हो गए। ठीक है, तो 10% छात्र तो ये घट चुके हैं, तो यहाँ 20 न लिख करके मैं कितना लिखूंगा? क्योंकि 10% छात्र तो कॉमन हो गए ना। अब कॉमन को हमें घटाना पड़ेगा इन डेटा में से, तभी तो हम वेन डायग्राम का यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो 10-20% न लेकर के मैं यहाँ पर लिखूंगा, क्योंकि ये जो सेगमेंट है मेरे पास पूरा ये है 20% का। ये 20% स्टूडेंट मैथ और इंग्लिश में फेल हो रहे हैं, तो 10% तो तीनों में फेल हो गए, तो वो भी इसमें क्या होंगे? ऐड होंगे। ठीक है, तो 10% छात्र इसमें बच गए। ठीक है, ये 20% का मैंने पूरा कर दिया। उसके बाद क्वेश्चन करे 15% छात्र अंग्रेजी और हिंदी में फेल हो रहे हैं, तो 10% छात्र तो कॉमन है जो तीनों ही सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं, आप उनको ऐड कीजिए। ठीक है, उनको ऐड करना पड़ेगा हमारे को वेन डायग्राम से क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो बचे कितने? 5% स्टूडेंट और बच गए। तो ये वाला सेगमेंट है कितने का है? 15% का है। तो 10% तो ये ऑलरेडी हो चुका है, ये वाला कितने का है? 15 का। 10% तो ऑलरेडी हो चुका है, 5% और बच गया, तो यहाँ भर दीजिए उसको। उसके बाद कह रहा है कि 20% छात्र गणित और हिंदी में फेल हो रहे हैं। गणित ये रहा, हिंदी ये रहा, तो गणित और हिंदी दोनों का यही है क्या? नहीं, ये पूरा ही गणित और हिंदी को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों? आप ये देखिए कि जो व्यक्ति, जैसे आप हो, आप तीनों सब्जेक्ट में ही फेल हो गए, आप सपोज कीजिए आप गणित में भी फेल हो गए, आप अंग्रेजी में फेल हो गए और आप हिंदी में फेल हो गए। अब कोई व्यक्ति आपको काउंट कर रहा है दूसरा, जैसे मैं आपको काउंट कर रहा हूं, फिर मैं अभी कह रहा हूं कि यार ये व्यक्ति है ना गणित, मैं आपके लिए कह सकता हूं कि नहीं कह सकता? आप बताओ मेरे को कि ये जो व्यक्ति है ये गणित और अंग्रेजी में फेल हो गया है, कह सकता हूं कि ये व्यक्ति गणित और अंग्रेजी में भी फेल है ये। ठीक है, ये व्यक्ति गणित और हिंदी में फेल है, ये व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी में फेल है, कह सकता हूं आपके बारे में, क्योंकि आप तो कॉमन हो गए, आप तो तीनों में फेल हो गए। तो आपके बारे में मैं कुछ भी कह सकता हूँ, मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये जो व्यक्ति है ये गणित और हिंदी में फेल हो गया है। ठीक है, ये व्यक्ति है गणित और अंग्रेजी में, जब बारी आएगी फेल काउंट करने की तो आपको गिना जाएगा, क्योंकि आप वो व्यक्ति हो जो तीनों सब्जेक्ट में फेल हुए हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको इसलिए गिना है। और ये जो पार्ट है, ये 20% स्टूडेंट ऐसे हैं जो गणित और हिंदी में फेल हो रहे हैं, तो 20%, तो 10% तो पहले से काउंटिंग होनी है, वो तो होके रहेगी। जैसे मैंने आपका एग्जांपल दिया, आप गिने जाओगे, जब भी दो सब्जेक्ट की बात होगी तो आपका नंबर आएगा। ठीक है, 20% हो गया तो 10%। अब आप ये देखिए 10% ये बच गया। अब आप 45% ऐसे छात्र हैं जो मैथ में फेल हुए हैं, मैथ अकेले में फेल हुए हैं। 45% छात्र तो ऐसे ऐसे हैं हमारे पास। ठीक है, तो 45% ऐसे छात्र हैं, तो 10% तो ये हो गए, 10% ये हो गए, 10% ये हो गए, 30% छात्र तो हमारे पास ये हो गए, क्योंकि ये पूरा गोला मैथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। बचे कितने? 15% छात्र। तो 15% छात्र ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ मैथ में फेल हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ मैथ में फेल हुए हैं। अब मैं आपको लैंग्वेज भी बताऊंगा, एक बार मैं ये पुट कर देता हूँ डेटा इसमें, आपको भी बताता हूँ कैसे पुट करते हैं। अब ये 10-10-20, इंग्लिश में 40% छात्र फेल हो रहे हैं, तो 10-10-20 और 5-25, तो 15% ये हो गया। ठीक है, 15% छात्र ये हो गए जो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में फेल हुए हैं। उसके अलावा हिंदी में फेल होने वालों को देख लेते हैं कितना है। हिंदी में 40% छात्र हैं जो फेल हो रहे हैं, तो 10-10-20 और 5-25, तो 15% ये हो गए। ठीक है, जो सिर्फ हिंदी में फेल हुए हैं। अब मैं आपको इसकी लैंग्वेज बताता हूँ, लैंग्वेज कैसे है। 15% स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ मैथ में फेल हुए हैं। 10% स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ और इंग्लिश में फेल हुए हैं। 15% छात्र ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में फेल हुए हैं, और 15% छात्र ही ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी में फेल हुए हैं। 10% छात्र ऐसे हैं जो तीनों सब्जेक्ट्स में फेल हो गए हैं, और 10% छात्र ऐसे हैं जो मैथ और दो सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, मैथ और हिंदी। 5% छात्र ऐसे हैं जो दो सब्जेक्ट में फेल हुए हैं,
इंग्लिश, और वो दो सब्जेक्ट कौन से हैं, इंग्लिश और हिंदी। 10% छात्र ऐसे हैं जो दो सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, वो दो सब्जेक्ट कौन से हैं, मैथ और इंग्लिश। ठीक है, 10% ऐसे भी छात्र हैं, ये वाला 10% जो तीनों सब्जेक्ट में ही फेल हो गए, और वो तीन सब्जेक्ट कौन से हैं, मैथ, इंग्लिश और हिंदी। समझ में आया? नहीं आया तो कमेंट करना, दोबारा बताएंगे आपको। ठीक है, मैंने फुल कोशिश की है आपको समझाने की, फिर भी अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं है, बताना, कमेंट करना, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा और अच्छे से वो बताएंगे। ठीक है, मेरी कोशिश की है मैंने अच्छे से बताने की। इधर बेसिक भी लिया है, फिर उधर मैंने इसको भी समझाया है। अब ये मेरे पास जो है ये स्टूडेंट आ गए वो जो फेल हो गए हैं। ठीक है, अगर मैं 100% में से इनको फेल को घटा दूंगा तो मेरे पास सिंपल 5% आ जाएगा ना। तो अब मैं फेल को गिनता हूं, 15। भाई फेल कितने हो गए, 15, 30, 45, 50, 60, 70, 80, यानी कि 100% अगर मेरे पास स्टूडेंट है तो उसमें से 80% क्या हो गए, फेल हो गए। 80% जब फेल हो गए तो बचे कितने, 20%। तो 20% छात्र ऐसे बच गए मेरे पास जो पास हो गए हैं। ठीक है, 20% छात्र ऐसे हैं जो पास हो गए हैं। अब आप आओगे ऑप्शन पर, ऑप्शन में आओगे तो देखिए एग्जामिनर कैसे सेट करता है, इस तरीके से डेटा सेट करके रखता है। आपको दिखेगा 80%, आप तुरंत जोड़ोगे 15, 30, 15, 30, 45, 15, 50, 50, 30, 80, 80 पे टिक मार दो साहब। भाई ये तो देख ले एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है। एग्जामिनर क्या ये पूछ रहा है कि फेल कितने हो रहे हैं? अगर एग्जामिनर ये पूछता है आपसे कि फेल हो रहे हैं उनका परसेंटेज बता दो तो 80% सही होता, लेकिन एग्जामिनर ये नहीं पूछ रहा है। एग्जामिनर पूछ रहा है कि ऐसे छात्रों का प्रतिशत बताइए जो पास है, मेरे को उन छात्रों का प्रतिशत बताइए। तो पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है, 20%। ये हमारे सवाल का क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आपने देखा कि वेन डायग्राम का कंसेप्ट बहुत ही मैंने डिटेल में डील किया है इस कंसेप्ट को, और इसमें वीडियो लेंथ भी शायद ज्यादा हो गई है। कोई बात नहीं, अगर फिर भी आपको कहीं कोई डाउट हो, किसी भी कंसेप्ट में डाउट हो इसमें जो बताया गया है, आप बेझिझक कमेंट कीजिए दोस्तों। मैं आपके हर कमेंट का, हर डाउट का रिप्लाई करूंगा। 100% आपके कमेंट का रिप्लाई आएगा, और हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में ही आ जाए, इसलिए आप कमेंट कीजिए। अगर कोई भी डाउट जो बता रहे हैं उनमें कोई भी डाउट आपको आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मैं यहाँ जो चीजें बता रहा हूँ ना वो बेसिक से बता रहा हूँ आपको, कोई ऐसी हवा में बातें नहीं कर रहा कि भाई मैं एक दिन में ही आपका सब कुछ तैयार करा रहा हूँ, नहीं। मैं आपको हर चीज जो मुझे लगता है कि इस सवाल में जितना बेसिक चाहिए आपको वो सब मैं बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन क्वेश्चन के साथ भी बता रहा हूँ और पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो मेरा पढ़ाने का तरीका यही रहेगा कि बिल्कुल बेसिक से बताओ और अच्छे लेवल तैयार करो। तो आप अपने दोस्तों के साथ ये बात साझा करें और बताएं उनको भी कि उनको भी ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। और बस आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।